दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन पॉलिटी नाम से हमारा चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप लोग ये सारे पॉइंट को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी वर्तमान में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं क्या, इतिहास पढ़ रहे हैं। और इतिहास में दोस्तों हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग दोस्तों इसमें जो है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है। आज दोस्तों हम लोग इसमें जो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आधुनिक भारत से दोस्तों हर एक एग्जाम में लगभग मान लिया कि बीपीएससी में तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या रहा। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है किया था। इसका धन निष्कासन का प्रतिपादन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे ये हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। किस पार्टी से, तो लिबरल पार्टी से। ईस्वी कितना, 1892। बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक ये दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा है। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है। ये औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम मतलब सर्वोच्च अच्छा पुस्तक है। क्या नाम है, इंडिया टुडे। इसके लेखक कौन है, रजनी पाम दत्त है। रजनी पाम दत्त जो है इसके लेखक हैं। इंडिया टुडे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर आधारित है और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ पुस्तक इनको माना जाता है। किसको, इंडिया टुडे को। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, टिस्को की स्थापना जो है ये JN टाटा के द्वारा किया गया था 1907 में। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई। तो ये कावसजी डावर के द्वारा स्थापित की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी। ये कावसजी डावर के द्वारा की गई थी। कब, 1854 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो 1855 में जूट मिल, 1854 में सूती वस्त्र फैक्ट्री। ठीक है, 1855 में प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया। तो ये सेरामपुर पश्चिम बंगाल में किया गया था। सेरामपुर पश्चिम बंगाल में इसका स्थापना किया गया था। अगला है भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ। भारत का प्रथम चाय बागान जो है 1833 ईस्वी में स्थापित हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार KM पन्निकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। डाकू राज कहा है। प्रमुख कृषि पद्धतियां देख लेते हैं, प्रथा और यह है विशेषता। 3 कठिया प्रथा क्या है। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यानी चंपारण बिहार के आसपास के जो क्षेत्र थे, यानी बिहार के क्षेत्र में जो किसान थे उनको अपने 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। यही था 3 कठिया प्रथा। अगला है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या है। तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों
कारीगरों और शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। इसको क्या कहते थे? ददनी प्रथा, यानी पहले ही पैसा दे देते थे, बुक कर देते थे कि ले भाई पैसा मेरा ये, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? ददनी प्रथा कहा गया। अब हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश कालीन भूभाग व्यवस्था, ठीक है। ब्रिटिश कालीन जो है भूभाग की क्या व्यवस्था थी? 3 व्यवस्था थी। कौन कौन? अस्थाई बंदोबस्त या जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया है। उसके बाद एक था रैयतवाड़ी और एक था महालवाड़ी। ये 3 व्यवस्था थी मुख्यतः। तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त में के किसके शासनकाल में था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में था। कब? 1793 ईस्वी में। और ये कहाँ कहाँ था? तो ये दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा पहले एक प्रांत हुआ करता था, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। यहाँ पर क्या था? ये अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त था। इससे क्या था? समस्त ब्रिटिश भारत का 19% जो है ये क्या था? अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, यानी जमींदार जो है उस पर भूमि पर अधिग्रहण हमेशा मालिक बना रहता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। यानी ब्रिटिश जो सरकार था वो जमींदार से अपना जो राजस्व लेते थे और जमींदार जो है किसान पर अपना जो है जो भी था वसूल करते थे लगान के रूप में, या फिर जो भी अनाज उत्पन्न होता था तो ये जमींदार वसूल करते थे किसान से, और फिर जमींदार जो है ये ब्रिटिश सरकार को राजस्व के रूप में देते थे। उसके बाद देख लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस किसके शासनकाल में था? ये टॉमस मुनरो के शासनकाल में था। और ये कब से है? 1820 के लगभग में। ये कहाँ कहाँ था रैयतवाड़ी? ये था बम्बई, मद्रास और असम में। ये 3 जगह पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। समस्त ब्रिटिश भारत का कितना? 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। भूमि का मालिक किसान होता था। इसमें जो है भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। लेकिन इसमें भूमि का मालिक रैयतवाड़ी में कौन होता था? किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। यानी यहाँ पे जो है किसान डायरेक्ट ब्रिटिश अधिकारी को ही राजस्व देता था। कर की दर इसमें कितना था? 33% से लेकर 55% तक था कर की दर इसमें, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में? तो ये हॉल्ट मैकेंजी के शासनकाल में महालवाड़ी व्यवस्था थी। और ये कब लागू हुआ था? कब से था? तो ये 1822 ईस्वी में। ये कहाँ कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या था? तो समस्त ब्रिटिश भारत का ये 30% भूभाग पर क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था था। भूमि पर गांव का अधिकार होता था। यानी कि पूरा भूमि पर, एक तो यहाँ पर तो जमींदार की अधिकार होता था, यहाँ पर किसान का, लेकिन यहाँ की भूमि पर पूर्ण अधिकार जो है गांव का होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। यानी गांव का जो एक मुखिया बनता था उसका जिम्मेदारी था कि उसका राजस्व जो है वो ब्रिटिश अधिकारी को दे। तो इसका जो है जिम्मेदार कौन था? गांव का मुखिया होता था। कर की दर इसमें कितना थी? लगभग 60% थी। इस तीनों का क्या प्रभाव पड़ा? इस तीनों का प्रभाव क्या था? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों में दरिद्रता आ गई, कृषि में ठहराव तथा अवंती आ गई, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय होने लग गया, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। तो ये प्रभाव रहा किसका? जमींदारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त का ये प्रभाव था। उसके बाद वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? कौन था? तो ये रैयतवाड़ी था। 51% भाग पर था। तो सर्वाधिक पर कौन था? रैयतवाड़ी था। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसके से संबंधित है? ये भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। क्या? अस्थाई बंदोबस्त। भारत में रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे जनक माना जाता है। रेलवे का जनक किसको माना जाता है भारत में? लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में, कब डेट है? 16 अप्रैल है शायद, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। इसीलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। किसने? वारन हेस्टिंग्स ने। कौन सा? तो इजारेदारी प्रथा, जिसे फार्मिंग सिस्टम कहा जाता है। भूभाग जो है भू राजस्व वसूलने का एक जो है ये सिस्टम था। किसने किया था ये? तो वारन हेस्टिंग्स ने इसको जो है लागू किया था। अब हम लोग दोस्तों
बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट 1857 की क्रांति के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन रहने की पूर्ण संभावना है, क्या 100% गारंटी रहती है। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेगा एग्जाम में, जहां पे हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा उसमें, ठीक है। तो 1857 क्रांति के बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुआ। मेरठ उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन था, मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो ये बैरकपुर के छावनी से किया था। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था कौन, मंगल पांडे। इसने विद्रोह किया था और ये कहाँ, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे, तो कमल और रोटी। कमल का जो फूल होता है अपना, कमल और रोटी था इसका प्रतीक था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसमें तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो एनफील्ड राइफल दिया जाता था उस समय, उसमें जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था, इसलिए जो है ये विद्रोह हुआ। अगला है अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों से ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। अंग्रेज की शोषणकारी यानी बहुत ज्यादा शोषण करता था, किस रूप से, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। धार्मिक रूप से कैसे था, तो ये जो चर्बी वाला जो कारतूस था, तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत के अधिकतर लोग ये नहीं चाहेंगे कि वो कारतूस से जो चर्बी वाले हैं उसको छुए या फिर उसको, और ये कारतूस को क्या होता था कि मुंह से उसको मतलब खींचने के बाद वो लगाना पड़ता था राइफल में। तो ये काफी मतलब धार्मिक कारण से ये बहुत ही खराब था। तो ये शोषण किया धार्मिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से तो भयानक ही तंग किया करता था। तो इन नीतियों का प्रभाव जो है 1857 क्रांति यानी विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, यानी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था 1857 विद्रोह के समय, तो पामस्टन था। पामर्स्टन जो है ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस टाइम पे 1857 में। अगला है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी सैनिक ने दिल्ली के लाल किला पर पहुंच गया था। अगला है 1857 का विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे, तो सर्वाधिक सैनिक कहाँ के थे, अवध के, अवध से थे सर्वाधिक। उसके बाद अगला देख लेते हैं 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ये लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में क्रांति हुआ था, उसमें लॉर्ड कैनिंग ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, तात्कालिक मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या रहा दोस्तों, असफल हो गया। उसके बाद है लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था, तो इसका जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था इसका नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था, तो इसको कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था रानी लक्ष्मीबाई को। अगला है क्वेश्चन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था, तो इसका नेता असम में कौन था, दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो है ये असम से 1857 ईस्वी क्रांति का नेता था। अगला क्वेश्चन है फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। सोचिए दोस्तों उस टाइम पर 50,000 का क्या महत्व होगा 1857 ईस्वी में। तो उस समय किस पर, मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए जो है अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था कि जो पकड़वाएगा उसको जो है 50,000 इनाम दिया जाएगा। कहाँ से ये विद्रोह कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था, ये तात्या टोपे को अपना सेनापति नियुक्त किया था। किसने, नाना साहब ने। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था, ये बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। अगला देख लेते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के
प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता, यानी केंद्र कहाँ था और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं केंद्र कौन, दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली से जो है विद्रोही नेता कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। इसका नेतृत्व सेना नायक कौन था, ये सेना नेतृत्व कर रहा था बख्श खां, ये मुगल बादशाह था, दिल्ली से ये नेतृत्व कर रहा था। विद्रोह का तिथि कब है, ये 11 मई 1857 ईस्वी को इन्होंने विद्रोह कर दिया था दिल्ली में। दमनकर्ता कौन था, यानी इसको दबाने के लिए कौन आया था, निकलसन और हडसन गया था। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ से कौन था, लखनऊ से थे बेगम हजरत महल थी और विरजित कादिर और बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। इन्होंने कब विद्रोह किया, 4 जून 1857 ईस्वी को इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इसको दमनकर्ता कौन था, कॉलिन कैंपबेल इसको दमन करने के लिए लखनऊ पहुंचा था। अगर झांसी या ग्वालियर से कौन थी, तो ये रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। कहाँ से, झांसी से या ग्वालियर से। विद्रोही नेता रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इसने कब विद्रोह किया था, इन्होंने 4 जून 1857 को। इसको दमन करने के लिए कौन पहुंचा, जनरल ह्यूरोज। कानपुर से कौन था, कानपुर से नाना साहब। सैन्य का नेतृत्व कौन कर रहा था, तात्या टोपे। इन्होंने कब विद्रोह किया, 5 जून 1857 को। इसका दमन करने कॉलिन कैंपबेल पहुंचा था। अगला है इलाहाबाद, इलाहाबाद से लियाकत अली, 6 जून 1857, और इसके दमन करता कर्नल नील। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857 तिथि है, और कर्नल नील यही यहाँ पर भी। उसके बाद जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह। कब किए थे ये विद्रोह, 12 जून 1857 को। दमनकर्ता कौन है, विलियम टेलर और विसेंट आयर। बरेली से खान बहादुर खान, जून 1857, और इसके दमनकर्ता विसेंट आयर। फतेहपुर से अजीमुल्ला 1857, इसका तिथि और मंथ एग्जैक्ट नहीं है, तो 1857। और इसके दमनकर्ता कौन है, जनरल रेनॉल्ड। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। किसको, बहादुर शाह जफर को। मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, इनको जो है विद्रोह का, इस जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका भारतीय नेता माना गया था। अगला देख लेते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यानी जो पहले भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ चुनिंदे लोग थे, उसके पार्टनर वो कर रहे थे, अब इसका ये क्या हो गया, एक भारत शासन अधिनियम आ गया 1858 में, और इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, अपने हाथों में शासन को ले लिया। यानी अब वो ब्रिटिश सरकार वहां से शासन चलाएंगे भारत पर। उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, तो इन्होंने कब घोषणा की, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इन्होंने घोषणा कर दिया कि अब हम भारत पर हम शासन करेंगे। किसने, महारानी विक्टोरिया ने, हम अब नियंत्रण करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात जो है भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग बनाया गया था, पील आयोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, कौन शायर था दोस्तों उस समय, तो ये थे मिर्जा गालिब थे उस टाइम पे। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये था सर सैयद अहमद खान। कौन, सर सैयद अहमद खान था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर के, ये बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे, कौन, बाबू कुंवर सिंह भी कहा था इनको, तो जमींदार थे ये वहाँ के, और इन्होंने वहाँ से विद्रोह किया था।
अगला है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया जो घराना है, इसने सर्वाधिक जो है मदद किया था अंग्रेजों का। अगला है 1857 पर आधारित प्रथम पुस्तकें कौन कौन, प्रमुख पुस्तकें, सॉरी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस पर आधारित प्रमुख पुस्तक कौन कौन है देख लेते हैं, पुस्तक और उसके लेखक कौन है। पहला है द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन के लेखक अशोक मेहता है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर। 1857 यानी 1857 ये है एस एन सेन। 1857 एस एन सेन। सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आर.सी. मजुमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। ये प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे देख लेते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने कहा दोस्तों? तो वी.डी. सावरकर जो है, विनायक दामोदर सावरकर साहब जो है, इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह कहा। अगला है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था इसको जो है षड्यंत्र बता दिया कि ये अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। अगला तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो ये आर.सी. मजुमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत क्या क्या है? विभिन्न इतिहासकार का मत देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है डॉक्टर एस.एन. सेन। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर एस.एन. सेन कह रहे हैं। ये युद्ध तो एक धर्म के आधार पर शुरू हुआ था लेकिन लास्ट में यह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अगला है अशोक मेहता। अशोक मेहता क्या कहते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। मतलब ये कह रहे हैं कि लोग जो 1857 में विद्रोह किए थे वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, लोग स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किए थे। अगला है वी.डी. सावरकर। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोल रहे हैं? वी.डी. सावरकर कह रहे हैं। अगला है डॉक्टर आर.सी. मजुमदार। ये क्या कहते हैं कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये तो कोई संज्ञा ही नहीं दे रहे। अगला है सर जॉन लॉरेंस। कह रहे हैं कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यानी सर जॉन लॉरेंस कह रहे हैं कि ये सिपाहियों के साथ जो हुआ उसके वजह से विद्रोह हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था। अगला है बेंजामिन डिजरायली। बेंजामिन डिजरायली क्या कहते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली सही बोले, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद है पी. रॉबर्टसन। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ये कौन कह रहे हैं? रॉबर्टसन, पी. रॉबर्टसन कह रहे हैं। टी.आर. होम्स क्या कहते हैं? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम क्या कह रहे हैं कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये कौन कह रहे हैं? जेम्स टेलर और जेम्स आउटरम। ये अंग्रेज है तो यही कहेंगे। उसके बाद रिज क्या कहते हैं? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। इसका तो हल्के बयान, ईसाई धर्म युद्ध के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ये भी मिला जुला सही है। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज कौन था? ह्यूरोज जिससे रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था ग्वालियर में, जहां रानी लक्ष्मीबाई का जैसे सामना हुआ था ह्यूरोज से, तो ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली एक पुरुष थी, यानी पुरुष थी अकेली। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। सोच लीजिए कितनी बहादुरी से लड़ी होंगी ये, जिसके बारे में ह्यूरोज ये बोल रहा है कि वह भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी। अगला देख लेते हैं,
प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना था। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम लोग जो है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में देखेंगे। आप लोग को दोस्तों क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। साथ में किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए दोस्तों। इससे पहले का जो भी वीडियो क्लास आ चुका है नहीं देखे तो जरूर आप लोग देखिए। और डेली दोस्तों आप लोग करंट अफेयर डेली, वीकली और मंथली नहीं देखते हैं, कम से कम टाइम में फास्ट रिवीजन के लिए करंट अफेयर जो आपको फुल पत्ती वाली क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो डेली जरूर देखिए। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग। और आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, यहाँ पे आप लोग को पैसा नहीं देना पड़ेगा लाइक करने में, तो आप लोग प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा मेरे लिए सपोर्ट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।